गुड आफ्टरनून। सो आज सबसे पहले डाउट क्लियरिंग सेशन है हमारा। तो जॉन लॉक का टॉपिक हम आज कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम करेंगे रिवीजन। ठीक है, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आंसर राइटिंग का देखेंगे कि अगर क्वेश्चन कोई लिखना है तो किस हिसाब से लिखना है। ठीक है, एंड उसका फॉर्मेट समझेंगे कि आसान तरीका क्या है किसी भी क्वेश्चन को डील करने का। उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो एक दो क्वेश्चन आई विल गिव यू टाइम। आप उस टाइम में आप उसको यू नो लिख सकते हैं। उसके बाद आई इवेलुएट। ठीक है, तो ये सभी काम आज हम करेंगे इस क्लास में। तो हो सकता है ये क्लास 2 घंटे तक चले, विच इज़ फाइन। ठीक है, वैसे भी अगर मुझे लगेगा कि एक और क्लास की ज़रूरत है तो 30 या 31 को मैं एक और क्लास आपकी रख दूंगी। ठीक है, एक ऐड कर दूंगी क्लास, मे बी आंसर राइटिंग सेशन रख दूंगी इसमें एक एडिशनली। आई ऐड इट। तो शुरू करते हैं। जॉन लॉक में हमने आज अभी तक क्या डिस्कस किया है। हमने स्टेट वाला देखा था कि स्टेट कैसे बनाया जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखी हमने। हमने गवर्नमेंट के बारे में देखा, हमने राइट्स पढ़ लिए हैं, हमने लॉज के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस देख लेंगे अगर मेरे पास टाइम है। मतलब एक्चुअली आई हैव टू फिनिश माई टारगेट। अगर उसमें कुछ टाइम बचता है तो फिर मैं ले लूँगी आपकी, अदरवाइज नहीं बचा तो फिर नेक्स्ट मंथ ही करेंगे। बट आई थिंक शायद बच जाएगा, 1 घंटे का टाइम तो हो सकता है कि बच जाए। लेट्स सी क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जॉन लॉक में टॉपिक है हमारा टॉलरेशन का। अब देखो, जॉन लॉक बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी की। ये नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। लोगों को नेचुरल राइट्स देने हैं। क्यों देने हैं? क्योंकि लोगों के पास में है रीजन। क्योंकि लोगों के पास में रीजन है तो इट इज बेटर नेचुरल राइट्स उनको मिलेंगे। तो जॉन लॉक अपनी टॉलरेशन की थ्योरी में कहते हैं कि स्टेट को टॉलरेशन का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। टॉलरेशन का प्रिंसिपल क्यों फॉलो करना चाहिए? क्योंकि पर्सनल मैटर्स की जब भी बात होती है, लोगों के पास में यहाँ नेचुरल राइट्स हैं, यानी उनको लिबर्टी मैक्सिमम देनी चाहिए। राइट टू लिबर्टी इन्होंने फंडामेंटल राइट दिया। तो राइट टू लिबर्टी में तो टॉलरेशन वाली चीज भी आ जाती है कि लोग चाहें तो जो भी रिलीजन अपना प्रोफेस करना चाहते हैं, जो भी रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं, वो फॉलो कर सकते हैं। तो थॉमस हॉब्स में ऐसा नहीं था। थॉमस हॉब्स कोई रिलीजियस फ्रीडम नहीं देते हैं लोगों को। रादर जब हमने थॉमस हॉब्स कवर किया तो थॉमस हॉब्स में देखा कि स्टेट रिलीजन के मैटर पे भी लॉ बना सकता है। ठीक है, उस केस में। लेकिन यहाँ अगर बात करेंगे तो यहाँ पर इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होगा। यूएसए में आप देखो कि जो सेक्युलरिज्म का जो आइडिया है वो नेगेटिव सेक्युलरिज्म प्रिवेल करता है। नेगेटिव का मतलब होता है एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ स्टेट। पॉजिटिव का मतलब होता है पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्रेजेंस, यानी स्टेट प्रेजेंट होगा। क्योंकि थॉमस हॉब्स स्टेट की प्रेजेंस की बात करते हैं तो मतलब स्टेट प्रेजेंट रहेगा। स्टेट एंडोर्स कर सकता है रिलीजन्स को भी, उनके लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर स्टेट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जॉन लॉक बोलते हैं कि कोई भी इंसान हो, कोई भी अपनी जो कंसाइंस होती है उसके मैटर में कभी नहीं सुनता है। किसी भी मजिस्ट्रेट की, या कोई भी अगर लॉ बना रहा है, मजिस्ट्रेट है जो लॉ बना रहा है, जो रिलीजन के ऊपर डिसाइड कर रहा है कि आपको ये प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए, ये प्रैक्टिसेस खराब हैं, तो कोई भी इंसान नहीं सुनता है इन मैटर में। इसीलिए जॉन लॉक बोलते हैं कि स्टेट को टॉलरेट करना चाहिए, फॉलो कर सकते हैं, लेकिन स्टेट एथिस्ट को टॉलरेट मत करे। एथिस्ट को क्यों टॉलरेट नहीं करना है? क्योंकि वो बताऊंगी अभी। क्योंकि देखो, एथिस्ट वो लोग होते हैं जो लोग रिलीजन में नहीं मानते। कुछ लोग होते हैं जो भगवान में मानते हैं, कुछ लोग होते हैं जो भगवान में नहीं मानते। तो एथिस्ट वही होते हैं जो भगवान में नहीं मानते, नास्तिक जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये लोग नास्तिक होते हैं और ऐसे लोगों को स्टेट को बाहर निकाल देना चाहिए। मतलब टॉलरेशन उनके हिसाब से नहीं होनी चाहिए उनके लिए, क्योंकि ये लोग भगवान में नहीं मानते। तो ऐसे लोग क्राइम कमिट कर सकते हैं। ये लोग ज्यादा क्राइम कमिट करेंगे क्योंकि इनको भगवान की, इनके ऊपर कोई वो नहीं चलती, तो इनको भगवान का डर नहीं रहता। जो लोग रिलीजन फॉलो करते हैं, रिलीजन, मैंने आपको मैकियावेली के टाइम पे बताया था कि रिलीजन एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम सोसाइटी को डिसिप्लिन कर सकते हैं। तो कैपिटलिज्म इसीलिए ही रिलीजन को सपोर्ट करता है
क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि इसके चलते एक लोगों को डिसिप्लिन किया जा सकता है। मान लो कैपिटलिस्ट क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास क्या करती है? कैपिटलिस्ट क्लास वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करती है, इनका शोषण करती है। तो इनको एक्सप्लॉइट करती है जब दिस कैपिटलिस्ट क्लास, तो इनका तो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो अगर ये भगवान में बिलीव नहीं करेंगे तो इनको तो फ्रस्ट्रेशन होगा कि हम हमारे साथ गलत हो रहा है, तो ये लोग रेवोल्यूशन लेकर के आएंगे, ठीक है? क्योंकि फिर ये इनको मारने की कोशिश करेंगे जो लोग इनके साथ गलत कर रहे हैं। वॉलेंट रेवोल्यूशन तो ऐसे ही होता है। तो अगर रिलीजन लोग फॉलो करते हैं तो रिलीजन के चलते लोगों में भगवान का डर होता है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे, किसी की जान लेंगे या इस तरीके से, तो भगवान हमको पनिश करेगा, ठीक है? तो रिलीजन इसीलिए यूजफुल होता है। मैकियावेली के जैसे ही ये बोलते हैं कि इसको यूज किया जा सकता है कैपिटलिज्म की फर्दर ग्रोथ में। तो कैपिटलिज्म को ये फायदेमंद होता है रिलीजन। इसीलिए जॉन लॉक बोलते हैं कि व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, आप अलाउ करो कि कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये फायदेमंद है। क्योंकि लोग डर के रहेंगे और उस डर के चलते लोग कोई भी क्राइम कमिट नहीं करेंगे, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। तो इसी के आप देखोगे ऑपोजिट में जो कम्युनिज्म है, जो कि कार्ल मार्क्स ने प्रमोट किया। कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि रिलीजन को फॉलो नहीं करना चाहिए, बिकॉज रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। क्योंकि रिलीजन के नाम पे बहकाया जा सकता है लोगों को, और फिर वो रेवोल्यूशन नहीं करेंगे। वो सिर्फ ये बोलेंगे कि अगर कोई उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है तो ये बोल देंगे कि भगवान देखेगा, ठीक है? कि इसमें तो भगवान देखेगा, हम कुछ नहीं करते। तो कम्युनिस्ट ये बोलते हैं कि रिलीजन को फॉलो नहीं करना चाहिए। रिलीजन आपको एक एक टाइप का नशा होता है जिसमें आपको रियलिटी नहीं पता चलती। इट इज द ओपियम ऑफ मासेस, ठीक है? तो इसीलिए कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि वर्किंग क्लास को भगवान में बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो भगवान में बिलीव करेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू किल द एक्सप्लॉइटर्स। जो उनके साथ में गलत कर रहे हैं उनको वो मार नहीं पाएंगे। सो ये आइडिया था टॉलरेशन का। इसीलिए ये बोलते हैं कि टॉलरेशन होना चाहिए। रिलीजन जो लोग फॉलो करते हैं वो फायदेमंद होता है कैपिटलिज्म के लिए। जो लोग एथिस्ट होते हैं वो लोगों को स्टेट को बहुत ही सख्ती के साथ में डील करना चाहिए, उनके खिलाफ फिर टॉलरेशन मत दिखाओ। क्यों? क्योंकि एथिस्ट को कोई डर नहीं होता भगवान का। वो क्राइम कमिट करने के बहुत ही ज्यादा आसार हैं, उसके प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसकी। अगर उसको लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो दैट पर्सन विल कमिट द क्राइम वेरी इजीली। तो ये आइडिया था जॉन लॉक का टॉलरेशन पे। ये आइडिया आपको समझ में आया? ओके अब बात करते हैं जॉन लॉक की असेसमेंट की। लेट अस असेस जॉन लॉक, मतलब इवैल्यूएशन करते हैं, इसका मूल्यांकन करते हैं। तो जॉन लॉक के बारे में बोला जाता है, ये एक स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती है पेपर में। जॉन लॉक के बारे में बोला जाता है दैट ही इज एन इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट। मतलब ये ऐसे इंडिविजुअलिस्ट हैं जो शुरुआत में भी थ्रू आउट द हिस्ट्री, थ्रू आउट हिज वर्क, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक इंडिविजुअल पे ही फोकस कर रहे हैं, जो कि सही है। क्योंकि इंडिविजुअलिस्ट कौन लोग होते हैं? इंडिविजुअलिस्ट की एक फिलॉसफी होती है जो कि कैपिटलिज्म की फिलॉसफी है। इट इज द फिलॉसफी ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि ये बोलती है कि मैन पहले आता है सोसाइटी से, स्टेट से। सेल्फ इज प्रायर टू होल, यानी जो आपका इंडिविजुअल लेवल है वो आपके कलेक्टिव लेवल, जो कलेक्टिवली सोसाइटी होती है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिविजुअलिज्म की जो ये फिलॉसफी थी, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? सोफिस्ट से ओरिजिनेट हुई है। सो इंडिविजुअलिस्ट एक ये जो था इंडिविजुअलिज्म की जो फिलॉसफी थी, ये प्रोमिनेंट कब बनी? मॉडर्न टाइम्स में जा करके ये एकदम डोमिनेंट फिलॉसफी हो जाएगी। आज के टाइम पे टुडेज मॉडर्न एज, तो हम देखते हैं कि डोमिनेंट फिलॉसफी है। एंड ही इज ऑल्सो एन इंडिविजुअलिस्ट इन मेथोडोलॉजिकल एंड नॉर्मेटिव सेंस। जैसे मेथोडोलॉजिक मतलब जो अपनी मेथोडोलॉजी को फॉलो करके ये बोलेंगे कि मैन इंडिविजुअल है। एंड एट द एंड ये बोलेंगे नॉर्मेटिव में कि देखो मैन इंडिविजुअल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है, ठीक है? उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सेम चीजें जॉन लॉक भी कहते हैं। जॉन लॉक भी यही बोलते हैं कि मैन इंडिविजुअल है और इसमें कुछ गलत नहीं है। तो उसके बेसिस पे जॉन लॉक अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी बिल्ड करते हैं, जिसमें इंडिविजुअलिस्टिक नेचर पे ये बोलेंगे कि मैन एक एनलाइटेंड पर्सन है, एक एनलाइटेंड इंडिविजुअल है। ये एनलाइटेंड है, इसके पास में रीजन है। क्योंकि इसके पास में रीजन है तो इसीलिए
हमको नेचुरल राइट्स इनको फॉलो करने देना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपना भी ख्याल रखेंगे एंड दूसरों का भी ख्याल रखेंगे। तो ही क्रिएट्स देयरफॉर अ लिमिटेड स्टेट, ये एक लिमिटेड स्टेट क्रिएट करते हैं, और लिमिटेड स्टेट क्रिएट करके उसको जो पावर दी जाएंगी स्टेट को, सिर्फ 3 पावर दी जाएंगी, वो पावर भी डेलीगेटेड पावर होंगी, वो पावर भी लिमिटेड पावर्स होंगी। सो जॉन लॉक इज अ नॉर्मेटिव इंडिविजुअलिस्ट, ये बोलते हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है कि अगर आप इंडिविजुअलिस्ट हो, अपने बारे में सोचते हो, ठीक है, आप जो पोजेस कर रहे हो, किस आइडिया से पता चलता है कि जॉन लॉक भी नॉर्मेटिव इंडिविजुअलिस्ट हैं? क्योंकि एट द एंड पूरा स्टेट ऑफ नेचर डिस्कस करने के बाद में जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था, तो अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में जॉन लॉक ने साफ साफ ये बात कही कि आखिरी में मैन को नेचुरल राइट्स ही देनी चाहिए, यानी ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट बनाई जाएगी वो कंसेंट के बेसिस पे बनाई जाएगी। इससे भी ये पता चलता है कि इंडिविजुअल्स को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल्स अगर अपने बारे में सोच करके कोई गवर्नमेंट लेकर के आ रहे हैं, वो गवर्नमेंट गलत गवर्नमेंट नहीं होगी। सो गवर्नमेंट के पास में कोई ओरिजिनल पावर इसीलिए भी नहीं दी इन्होंने, और इंडिविजुअल्स को ही ज़्यादा पावर दी। और इन्होंने नॉर्मेटिव इंडिविजुअलिस्ट में इसलिए बिलीव करते हैं क्योंकि ये बोलते हैं कि देखो, गवर्नमेंट के पास में, लोगों के पास में राइट टू रिवोल्ट है, मतलब लोग रिवोल्ट कर सकते हैं, रिवोल्ट कर सकते हैं लोग, एंड अगर गवर्नमेंट इनके अकॉर्डिंग नहीं चलती, एंड एब्सोल्यूट राइट देते हैं ये प्रॉपर्टी पे, कि आप जो भी अपने पोजेस करते हो इस वर्ल्ड में, वो आपके अपने एफर्ट्स की वजह से है, क्योंकि आपने अपने एफर्ट्स किए हैं, तो आपसे वो चीज़ें छीनी नहीं जानी चाहिए, आपको भी अलाउ करनी चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है हमको कि थॉमस हॉब्स जो है, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट, ठीक है। ऑल्दो थॉमस हॉब्स ग्रेटेस्ट है सबसे, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने इंडिविजुअलिज्म के बारे में ऐसे बात की, और इन्होंने बोला कि कुछ भी गलत नहीं है। ऐसे ही जॉन लॉक जो है वो इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट है, मतलब उन्होंने, देखो थॉमस हॉब्स के केस में एंड में ये एब्सोल्यूटिस्ट बन गए, इन्होंने एंड में क्या किया, एंड में इंडिविजुअल, क्योंकि इतना एक्सट्रीम इंडिविजुअल था कि उसके चलते जब तक स्टेट को पावर नहीं जाएगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक एनार्की नहीं रिमूव होगी, तो उसके चलते थॉमस हॉब्स ने एब्सोल्यूट पावर दे दी स्टेट को। लेकिन जॉन लॉक का केस अगर आप देखो, तो जॉन लॉक आखिरी में भी इंडिविजुअलिस्ट को ही पावर देते हैं, स्टेट को लिमिटेड पावर दी गई है, स्टेट को मिनिमल पावर दी गई है, स्टेट एक नाइट वॉचमैन की तरह है जो सिर्फ रेगुलेट करेगा। सो थॉमस हॉब्स तो जस्टिफाई करते हैं एब्सोल्यूटिज्म को, स्टेट की एब्सोल्यूट पावर दे दी उनको, पूरी पावर स्टेट के हाथ में रख दी, लेकिन जॉन लॉक ने कहीं पे भी स्टेट को एब्सोल्यूट पावर देने की बात नहीं की। इसीलिए जॉन लॉक जो है वो इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट है। आउट एंड आउट का मतलब होता है थ्रू आउट, मतलब शुरुआत से लेके अंत तक वो इंडिविजुअलिज्म पे ही ध्यान दे रहे हैं। तो थॉमस हॉब्स अपनी, ही बिगिंस एज एन इंडिविजुअलिस्ट बट एंड्स एज एन एब्सोल्यूटिस्ट। इसमें सीबी मैकफर्सन आते हैं, सीबी मैकफर्सन ये स्टेटमेंट बोलते हैं रिगार्डिंग थॉमस हॉब्स की, ये शुरुआत में तो इंडिविजुअलिस्ट थे, लेकिन एट द एंड ये एब्सोल्यूटिस्ट हैं। लेकिन जब भी हम जॉन लॉक की बात करते हैं, ये इंडिविजुअलिस्ट हैं आउट एंड आउट। अब क्योंकि हमने थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक और मैकियावेली ये सभी टॉपिक पढ़े, तो एक और चीज आती है, एक स्टेटमेंट आती है, ये बोली जाता है जिसमें बॉर्डन वॉज स्टैंडिंग एट द गेट्स ऑफ मॉडर्निटी। बॉर्डन भी एक थिंकर थे, लेकिन बॉर्डन बॉर्डन भी सॉवरेनिटी की बात करते हैं, लेकिन कंप्लीट सॉवरेनिटी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो while this is being said that while Borden was standing at the gates of modernity, मतलब जो मॉडर्न एज स्टार्ट हो रही थी, बॉर्डन ने बिल्कुल वही आइडियाज दिए जो मॉडर्निटी, मॉडर्न स्टेट के काफी क्लोज थे। लेकिन उसके बावजूद जो थॉमस हॉब्स हैं, इट इज हिम हु जम्प्ड इनसाइड, मतलब उसके बावजूद भी थॉमस हॉब्स को ही फर्स्ट जो थिंकर है, मॉडर्न थिंकर, थॉमस हॉब्स को कहा जाता है। मैकियावेली को भी मॉडर्न थिंकर हम नहीं बोलेंगे, ऐसे ही हम बॉर्डन को भी नहीं बोलते, हम थॉमस हॉब्स को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर बोलते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने हॉब्स को सबसे ऊपर बताया था, हाँ, कार्ल मार्क्स ने हॉब्स को सबसे ऊपर बताया था, दैट इज ट्रू, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने जस्टिफाई किया था, नहीं, थॉमस हॉब्स ने जस्टिफाई किया था कि एब्सोल्यूट पावर स्टेट के पास में होती है, इसीलिए उनको बोला गया दैट ही इज द फादर ऑफ ऑल ऑफ अस, क्योंकि ये बताना कि सारी पावर स्टेट के पास में ही होती है, लोगों के पास में पावर नहीं होती है, एंड जो स्टेट है किस तरीके से काम कर रहा है, तो इनके कामों में हमें पता चलता है कि ही इज अ
स्कॉलर ऑफ बुर्जुआजी क्लास, वहां से उन्होंने बोला ऐसा। नॉर्मेटिव एंड पोजेसिव सेम थिंग? नहीं 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 नहीं, नॉर्मेटिव इज डिफरेंट, पोजेसिव इज डिफरेंट। नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। नॉर्म्स जो होते हैं ना, नॉर्म्स, अच्छे नॉर्म्स या बुरे नॉर्म्स, यूजुअली नॉर्म्स को पॉजिटिविटी के साथ में जोड़ा जाता है। तो इसलिए नॉर्मेटिव का मतलब होगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप इंडिविजुअलिस्ट हो, ठीक है। और पॉजेसिव का मतलब से अलग होता है। पॉजेसिव का मतलब होता है कि आप जो भी चीजें आप कर रहे हो उसको नॉर्मेटिव की कैटेगरी में डाला जा सकता है, लेकिन पॉजेसिव तो फिर नेगेटिव भी हो सकता है। समझ गए? तो थॉमस हॉब्स ने पावर दी थी स्टेट को, और कार्ल मार्क्स तो स्टेट का विरोधी था। देखो, इस वजह से नहीं बोलेंगे कि फादर ऑफ ऑल ऑफ अस, कि वो तो विरोधी थे। इसलिए बोलते हैं फादर ऑफ ऑल ऑफ अस क्योंकि सबसे पहले थॉमस हॉब्स थे जिन्होंने ये जस्टिफाई किया कि एक्चुअली में जो पावर होती है वो स्टेट के पास में होती है। स्टेट के पास में सारी पावर ऑफ पनिशमेंट होती है, एब्सोल्यूट पावर, लॉ बनाने की पावर और सब चीजें, ठीक है। तो उन्होंने बोला इसीलिए हमें स्टेट को ओबे करना चाहिए। इनका कहना ये था। अब ये फादर इसलिए बोल रहे हैं कार्ल मार्क्स क्योंकि इन्होंने बता दिया ना कि पावर सारी स्टेट के पास में है। तो अब जब कार्ल मार्क्स आएंगे तो कार्ल मार्क्स बोलेंगे कि देखो, ये जो स्टेट है जिसके पास में सारी पावर है, जो सब कुछ इम्प्लीमेंट करता है, ये स्टेट आपके लिए काम नहीं कर रहा है, ये स्टेट दूसरों के लिए काम कर रहा है। समझ में आया? अब देखो, पोजेसिव का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है। आप क्या पोजेस कर रहे हैं, आप जो भी पोजेस कर रहे हैं वो आपके एफर्ट्स की वजह से है, तो ये नेगेटिव एंगल में तो नहीं लिया जाएगा, ये एक पॉजिटिव एंगल में लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू लिबरल। ठीक है, आपके एफर्ट्स की वजह से आप पोजेस कर रहे हैं वो सब चीजें। नॉर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, कुछ बुराई नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें कुछ बुराई नहीं है। तो आप इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये इतना याद रखिए कि पोजेसिव जो है वो नॉर्मेटिव के अंडर में ही है। पोजेसिव इज अंडर नॉर्मेटिव, कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं क्योंकि आपने मेहनत की है, आप प्रॉपर्टी को कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। मे बी, हाँ मे बी में तो फिर ऐसे कंडीशनल चीजें तो बहुत ही हो सकती है ना, डिबेटेबल टॉपिक है ये। तो कंडीशनैलिटीज तो फिर बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हमको ये फोकस करना है कि उन्होंने क्या बोला, उनकी क्या परसेप्शन थी, ठीक है। उसको अपनी परसेप्शन के साथ में मिक्स मत करो, उसको उनकी परसेप्शन से देखना है, क्योंकि वो अपने टाइम से इन्फ्लुएंस है, हम अपने टाइम से इन्फ्लुएंस है। तो आपके लिए आज के टाइम पे जो पॉजिटिवनेस होती है नेगेटिव देखी जाती है, राइट। तो वो उनके टाइम के मुताबिक है। सो फाइनली वी आर ऑन द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस टॉपिक, कि बॉर्डन है वो मॉडर्निटी के गेट पे थे, मतलब वो मॉडर्न थिंकर बन सकते थे, लेकिन इट वाज थॉमस हॉब्स जो, जिन्होंने मॉडर्निटी के ये जो गेट था इसको ही जंप्ड इनसाइड मॉडर्निटी के। फाइनली वो आइडियाज उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट किए। तो उसको देखते हैं। देखो, ये डिबेट रहती है इससे रिगार्डिंग कि पहला मॉडर्न थिंकर कौन है, ठीक है। ये काफी कंटेस्टेड रहता है, लेकिन अगर हम लॉजिक लगा करके देखें तो पहला मॉडर्न थिंकर हमको समझ में आएगा कि थॉमस हॉब्स है। देखो, जो आज की लाइफ है वो डिपेंड करती है मॉडर्न नेशन स्टेट पे, क्योंकि आजकल जो हम स्टेट देखते हैं वो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक फिक्स्ड बाउंड्री होती है, पॉपुलेशन उस पर रहती है, एंड उसमें सुप्रीम पावर होगी गवर्नमेंट के पास में, सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये तो आज के टाइम की बात है ना, मॉडर्न टाइम की बात है। क्योंकि इससे पहले जब मिडीवियल था तो उसमें तो डिवाइन राइट्स थे, उसमें तो भगवान का बेसिस लेकर के बोला जा रहा था, उसमें टेरिटरी के बेस पे कुछ भी नहीं था। सो इसीलिए सबसे डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट, सबसे यूनिक एस्पेक्ट जो होता है, सबसे अलग एस्पेक्ट जो होता है हमारा मॉडर्न नेशन स्टेट का, वो होता है सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट। कि सॉवरेनिटी के बारे में किसने बात की है एक्चुअली में। तो जिस थिंकर ने पहली कंप्लीट थ्योरी दी है सॉवरेनिटी की, उसी थिंकर को हम बोल सकते हैं कि वो थिंकर डिजर्व करता है टू बी कॉल्ड एज फर्स्ट मॉडर्न थिंकर, यानी वही थिंकर फर्स्ट मॉडर्न थिंकर है, ठीक है। तो इसमें कुछ कंटेस्टेंट्स थे, जैसे कि एक मैकियावेली, बॉर्डिन एंड थॉमस हॉब्स के बीच में ये लड़ाई थी कि कौन सा फर्स्ट मॉडर्न थिंकर है। सिलेबस वाइज हमने देखा कि पहले हमने मैकियावेली कवर किया, उसके बाद हमने थॉमस हॉब्स कवर किया। बॉर्डन हमने अभी कवर किया ही नहीं है, क्योंकि बॉर्डन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।
लेकिन जीन बॉर्डिन के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ से पता कर लेंगे कि क्या कहते हैं जीन बॉर्डिन। पहले मैकियावेली को देखते हैं। देखिए, मैकियावेली सबसे पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट की बात की, क्योंकि मैकियावेली चाहते थे कि इटली को यूनाइट किया जाए, यूनिफाई किया जाए। तो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट हो गया एक फिक्स्ड बाउंड्री, उस पे एक सॉवरेन पावर होगी, एक प्रिंस होगा जो कि रूल करेगा। ये फ्यूडलिज्म को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते थे, क्योंकि फ्यूडलिज्म के चलते मल्टीपल लॉज थे, मल्टीपल पावर्स थी, दैट्स व्हाई। सो हम देखते हैं नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट में एक ही सुप्रीम पावर होती है, एक सॉवरेन होता है। तो हम देखेंगे मैकियावेली के कामों में दैट ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने नेशन स्टेट के बारे में बात की, किस तरीके का होना चाहिए। एंड इन्होंने नेशन की जो प्राइमेसी थी उसको प्रायोरिटी पे रखा, नेशन को प्रायोरिटी पे रखा कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे आगे आते हैं। सो ही हैज नॉट गिवन एनी सिस्टमैटिक व्यू ऑफ सॉवरेनिटी, लेकिन इन्होंने नेशन स्टेट नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात की, सॉवरेनिटी के बारे में एक्सप्लिसिटली बात नहीं की, एक सिस्टमैटिक व्यू नहीं दिया, जो कि व्यू हम देखते हैं कि थॉमस हॉब्स ने दिया है। इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने क्यों नहीं दिया? क्योंकि इनके कंसर्न्स थे सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में कि कैसे पावर को मैनेज किया जाए। इन्होंने ये नहीं बोला कि सुप्रीम पावर अपने पास में रखो, और ये चीजें ये नहीं बोलेंगे। हमको इनके आइडियाज में ये चीजें थोड़ी बहुत दिखाई देती है कि हाँ, ये सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैकियावेली को तो फर्स्ट मॉडर्न थिंकर नहीं बोल सकते। अब आते हैं बॉर्डिन। बॉर्डिन पहले इंसान थे जिन्होंने सॉवरेनिटी की थ्योरी दी, लेकिन प्लीज रिमेंबर, बॉर्डिन ने कंप्लीट थ्योरी नहीं दी थी, बॉर्डिन ने पार्शियल थ्योरी दी। कंप्लीट थ्योरी देने वाले थे थॉमस हॉब्स। जीन बॉर्डिन ने कहा कि सुप्रीम पावर जो है स्टेट की, सुप्रीम पावर होगी स्टेट के पास में ओवर सिटीजन्स, लोगों के ऊपर सुप्रीम पावर होगी स्टेट की सब्जेक्ट्स के ऊपर, लेकिन रिलीजन की, एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न, उसके ऊपर जो पावर होगी सुप्रीम वो होगी चर्च की। समझ में आया? यानी रिलीजन को तो अलग रखा बॉर्डन ने, रिलीजन के केस में बोल दिया कि चर्च पावरफुल है और सिटीजन्स के ऊपर स्टेट पावरफुल है। तो ये पार्शियल थ्योरी हुई सॉवरेनिटी की। आपने सुप्रीम पावर बताई लेकिन आपने दो पावर बता दी, अब एक स्टेट बता दिया, एक चर्च बता दिया, तो इसीलिए ये पार्शियल थ्योरी हुई। क्योंकि मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट में पार्शियल थ्योरी नहीं होती है, उसमें होता है कि सुप्रीम पावर सिर्फ एक ही के पास होती है। तो हम देखेंगे कि थॉमस हॉब्स ने पहली कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी अपनी सॉवरेनिटी की, जिन्होंने चर्च को भी स्टेट के अंडर में ही रखा कि चर्च भी स्टेट के अंदर ही आता है। एंड इट इज फॉर दिस, इसीलिए हम देखेंगे कि उनकी बुक को बैन किया गया था, जलाया गया था बाय चर्च। तो इन्होंने पहली कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक अपनी थ्योरी दी है सॉवरेनिटी की, जिसमें कंप्लीट एब्सोल्यूट पावर दी, इन्होंने सुप्रीम पावर दी। इस मामले में तब हम बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट मॉडर्न थिंकर है। तो बॉर्डन जो है वो बिल्कुल बहुत क्लोज थे। अगर बॉर्डन सारी पावर एक के उसमें रखते, स्पेशली स्टेट के उसमें, क्योंकि मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि स्टेट के पास में सुप्रीम पावर होती है, अगर रख देते इन मैटर्स ऑफ रिलीजन ऑल्सो, तो ये भी मॉडर्न, तो हम हॉब्स की जगह बॉर्डन को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर बोलते। लेकिन बॉर्डन वॉज स्टैंडिंग एट द गेट्स ऑफ मॉडर्निटी, एकदम मतलब पार्शियल बात की, वो मॉडर्निटी के गेट पे खड़े हुए थे, लेकिन इट इज थॉमस हॉब्स हु हैव जंप्ड इनसाइड। बॉर्डन इसीलिए थे क्योंकि वो अपनी मेडिवल मेंटालिटी से बाहर नहीं आ सके। मेडिवल मेंटालिटी क्या थी? एज ऑफ रिलीजन, की रिलीजन डोमिनेंट है, कि चर्च इंटरफेयर करेगा मैटर्स में, तो अपनी मेडिवल मेंटालिटी से बाहर नहीं आ पाए। ये रीजन है कि ये फर्स्ट मॉडर्न थिंकर नहीं है। इसी के साथ ही हमारा जॉन लॉक का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आज हमारे जॉन लॉक का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तो अगर आपकी अगली क्लास होगी तो वो रॉसो पे होगी, अदरवाइज नहीं, हाँ वो 1 अगस्त को होगी। तो 31 को एक आंसर राइटिंग सेशन की पॉसिबिलिटी है हमारी। आई सी, अगर हमारे पास बचा है टाइम तो विल डू इट दिस मंथ ओनली। अभी फिलहाल सारा कवर हमारा हो चुका है, तो सबसे पहले हम रिविजन करेंगे कि आंसर राइटिंग पे करेंगे।
पहले थोड़ा आंसर राइटिंग को समझते हैं, उसके बाद एट द एंड हम रिविजन करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। एक मैं आपको स्टेटमेंट देती हूँ। सपोज एक क्वेश्चन आता है आपके पास में, कमेंट इन 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है स्टेट इज इंडिविजुअल writ large. State is individual writ large. तो स्टेट इज इंडिविजुअल writ large पे आपको लिखना है, ठीक है। अब इसमें 3 कंपोनेंट होंगे आंसर राइटिंग में, पहले इसको समझिए। 3 कंपोनेंट क्या होते हैं किसी भी एक बेसिक आंसर को लिखने के? आपने इधर उधर से सुने ही होंगे, टॉपर्स भी इस बारे में काफी बात करते हैं। पहला रहता है आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है आपका बॉडी पार्ट, एंड फाइनली आपका होता है कंक्लूजन। तो हमको इन तीनों ही चीज़ों पे वर्क करना है अपने पॉलिटिकल साइंस के लिए, ठीक है। तीनों चीज़ों पे एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है इसको मैं आपको बताऊंगी, दूसरा बॉडी, फिर उसके बाद हम देखेंगे कंक्लूजन। पहले इंट्रोडक्शन को समझते हैं। इंट्रोडक्शन में दो चीज़ें आएंगी, दो एस्पेक्ट्स होते हैं इसमें, दो स्टेटमेंट रहेंगी। एक रहेगी हमारी स्टेटमेंट नंबर 1, दूसरी होती है स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2। ऐसे ही बॉडी के भी दो एस्पेक्ट होते हैं, इसको बाद में देखेंगे। ऐसे कंक्लूजन के भी दो चीजें होंगी, मतलब दो स्टेटमेंट्स होंगी यहाँ पर। तो सबसे पहले आते हैं, बिकॉज इट इज सेइंग इंट्रोडक्शन, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी पहली स्टेटमेंट में, आप इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है स्टेट इज इंडिविजुअल writ large, अब ये डायरेक्टली स्टेटमेंट है, तो आप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्टेटमेंट को कि दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय प्लेटो इन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस, राइट। तो आपने क्या किया, आपने एक्सप्लेन नहीं किया स्टेट इज इंडिविजुअल writ large को, आपने बस इसको इंट्रोड्यूस किया कि ये किसने दी है, इट इज गिवन बाय प्लेटो। अब मान लीजिए इसकी स्टेटमेंट की जगह पे कोई क्वेश्चन आता हमको, जैसे थॉमस हॉब्स के ऊपर क्वेश्चन आता कि डिस्कस थॉमस हॉब्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बेसिक ले रही हूँ अभी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोगों ने अभी रिवाइज नहीं किया है। सो थॉमस हॉब्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें व्हाट आई डू इज आई विल इंट्रोड्यूस थॉमस हॉब्स, ठीक है। यहाँ पर एक और तरीका है इंट्रोड्यूस करने का कि Plato talks about this statement, or Plato writes that state is individual writ large in his theory of justice, ऐसे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप। अब थॉमस हॉब्स को इंट्रोड्यूस करना था तो आप ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, थॉमस हॉब्स इज अ स्कॉलर ऑफ possessive individualism, या थॉमस हॉब्स is a British political thinker who has given, okay, who talks about this, or who has taken a pessimistic view, very general right now। अभी बहुत जनरल बात करें, टेक्निकल में नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ जनरल समझने की कोशिश करो कि स्टेटमेंट 1 में हमेशा इंट्रोडक्शन होगा, या तो उस थिंकर का इंट्रोडक्शन होगा या जो भी आइडिया है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप, ठीक है। अब अगर स्टेटमेंट डायरेक्ट आ रही है तो आप ये बताओगे कि ये स्टेटमेंट किसने दी है। जैसे एरिस्टोटल ने बोला दैट मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, तो अगर स्टेट इज इंडिविजुअल writ large की जगह पे ये स्टेटमेंट आ जाएगी तो आपको पता है इट इज गिवन बाय एरिस्टोटल, तो आप बोलोगे कि दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय एरिस्टोटल इन हिज थ्योरी ऑफ स्टेट, इन हिज थ्योरी ऑफ स्टेट। तो इस तरीके से आप लिखोगे।
सो ऐसे इंट्रोड्यूस करना होता है। ये हो गई आपकी स्टेटमेंट नंबर 1। तो यानी जितनी भी बार अब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो मेक श्योर कि आपका इंट्रोडक्शन इन दो चीज़ों पे हो। हमेशा आपके इंट्रोडक्शन में दो स्टेटमेंट्स रहेंगी, कम नहीं लिखनी है, दो लिखनी है और ज़्यादा भी नहीं लिखनी है, क्योंकि पेपर में टाइम आपके पास में कम होगा, आपको अपनी एफिशिएंसी ज़्यादा रखनी है। तो जितना ज़्यादा आप आंसर राइटिंग पे वर्क करोगे उतना बेहतर इंट्रोडक्शन लिख पाओगे। अब आप सभी लोग बैच नंबर 6 के ग्रुप में हैं, ठीक है? और मैंने बैच नंबर 6 में कल रात को मैंने एक आंसर राइटिंग क्लास ली थी। उसमें एक जो आंसर है मैंने पिन किया हुआ है टॉप पे, उस आंसर को पिन किया हुआ है। दैट आंसर इज रिटन बाय अविरल। अविरल ने वो आंसर लिखा है, उस आंसर को एक बार देखना। उसकी जो इंट्रोडक्शन लिखी गई है उस इंट्रोडक्शन को एक बार देखिए कि वो इंट्रोडक्शन कितनी ज़्यादा परफेक्ट है। मतलब वो इंट्रोडक्शन एकदम टेक्निकल है, ठीक है? तो आप एक बार खोल करके देखो, आपको पता चलेगा कि ऐसी इंट्रोडक्शन अब अविरल हैज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा नहीं है कि इससे पहले उन्होंने कभी कोई पढ़ाई की है, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है उन्होंने भी पढ़ना इन दिस बैच ओनली, बैच नंबर 6। उसके बावजूद भी हम देखेंगे कि वो वर्क कर रहे हैं इस पे। इतने सारे हमारे सेशंस हो चुके हैं, उन्होंने 3 बार रिवीजन की है। आप चाहे तो उनसे पूछ भी सकते हैं, थोड़े से टिप्स ले सकते हो, क्योंकि बेहतर रहता है अगर स्टूडेंट्स इसमें आप स्टूडेंट से पूछो कि ये कैसे किया, कैसे आप आइडियाज़ अपने लिखते हो। मतलब एक स्टूडेंट आपको बेटर बता सकता है इस मामले में। तो मैं आपको अपनी साइड से बता रही हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई थिंक, बिकॉज एज अ स्टूडेंट व्हेन आई वाज राइटिंग माय मीन्स, तो मेरे लिए इंट्रोडक्शन बहुत बड़ी चैलेंज थी, बिकॉज आई नो दैट सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप आंसर को शुरू कैसे कर रहे हो। एंड उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा ये भी रहता है आपके दिमाग में। ओके, बैच नंबर 6, वेट अ मिनट। हाँ, तो बैच नंबर 6 में मैंने पिन किया था, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट देयर। ओके, लेट मी पिन इट अगेन। ओके, मैंने अभी दोबारा से एकदम टॉप में किया हुआ है, आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिए, ठीक है? उस पर क्लिक करोगे, डाउनलोड करो उसको, और उसमें उसका आप देखो हैना रेंट के ऊपर इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है। जो पहला पार्ट लिखा है कि हैना रेंट इज अ हेटेरोडॉक्स थिंकर, शी इज रिगार्डेड एज अ कोल्ड वॉर इंटेलेक्चुअल, वाज सेंट टू रिपोर्ट द ट्रायल ऑफ ईच मैन। अब ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट इंट्रोडक्शन है जो मुझे चाहिए था। क्यों? इसमें थॉमस हॉब्स जैसे हैना रेंट है, थॉमस हॉब्स की जगह पे हैना रेंट है। पहले स्टेटमेंट पे इन्होंने इसके बारे में बात कर दी, थिंकर के बारे में बात की। दूसरी जो स्टेटमेंट होती है, इसमें जो भी आपसे पूछा जा रहा है ऊपर क्वेश्चन में, उस कॉन्टेक्स्ट में आप लिखेंगे अपनी दूसरी स्टेटमेंट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्वेश्चन में पूछा गया है व्यू ऑन बेनालिटी ऑफ इविल। तो बेनालिटी ऑफ इविल एक टॉपिक है हमारा हैना रेंट में। तो बेनालिटी ऑफ इविल को आपको ये नहीं बताना है कि कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पर, वो आप यहाँ बात करोगे, लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट में आप कुछ उसका बैकग्राउंड दोगे यहाँ पर। जैसे कि इन दिस केस स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज में आप दे सकते हो that Plato wanted to create an ideal state, Athens as an ideal state, which should be founded on the perfect idea of justice, right? वो चाहते थे एक ऐसा, यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में क्यों दी उन्होंने ये स्टेटमेंट, पहले आया ये स्टेटमेंट किसने दी, दूसरा आता है देने का रीजन क्या था। ये स्टेटमेंट उन्होंने इसलिए दी क्योंकि वो एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे, और चाहते थे कि ऐसे स्टेट में जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, जो न्याय है, वो एकदम परफेक्ट हो। तो मैंने क्या किया, स्टेटमेंट 1 में इंट्रोड्यूस किया है, स्टेटमेंट 2 में भी इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन यहाँ की जो इंट्रोडक्शन होगी वो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन होगी। मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में जिसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है अभी, ये बॉडी पार्ट है, यहाँ से शुरू करेंगे आप। देखो इंट्रोडक्शन के आपको दिमाग में ये रहना चाहिए कि अगर आप परफेक्ट इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, जो कि आप आसानी से 1 मिनट में लिख सकते हो आप एक इंट्रोडक्शन, तो आप अपना 1 मार्क्स इंश्योर कर रहे हो यहाँ पे। यानी आपको पॉलिटिकल साइंस में 19 आंसर लिखने होते हैं। 19 आंसर का मतलब है 1 मार्क्स आपको मिल गया इंट्रोडक्शन से। आप कंक्लूजन देखोगे
तो डिपेंडिंग अपॉन योर कंक्लूजन आपको 1 से 2 मार्क्स मिलते हैं कंक्लूजन के लिए, 1 से 2 मार्क्स। क्योंकि कंक्लूजन में हम कभी कभी इसको करंट के साथ में रिलेट भी करते हैं। जैसे जो भी आपने बात पढ़ी, जैसे हमने स्लेवरी की बात पढ़ी, एरिस्टोटल की स्लेवरी की थ्योरी पढ़ी, तो कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ स्लेवरी थी कि इस टाइप क्रिटिसाइज हम ऊपर ही कर देंगे बॉडी में, लेकिन उसको बोलोगे कि स्लेवरी का जो कॉन्सेप्ट था इट इज डिनाइड, लेकिन उसको करंट के टाइम पे ये चीज़ एसोसिएट करके बोल सकते हो कि करंट आज के टाइम पे भी ये वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। जैसे कि रिसेंटली दिस मैनुअल स्कैवेंजिंग जो था आइडिया, उसको अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अबॉलिश कर दिया। तो ये कुछ करंट के साथ में भी रिलेट कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो तो यू शुड डू इट। ठीक है, अगर कर सकते हो तो आपको करना चाहिए, यहाँ पे आपका मार्क्स बढ़ जाएगा, 1 से 2 मार्क्स बढ़ेंगे कंक्लूजन पे। इंट्रोडक्शन पे आपको 1 मार्क्स आप मान के चलो कि आपको मिलता है, कंक्लूजन पे भी आपको 1 से 2 मार्क्स मिल जाते हैं। कितना क्रिएटिव है, विल वर्क ऑन द कंक्लूजन एज वेल। तो हम इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा अभी फोकस करेंगे और इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश आपको करनी है हर बार। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स आती हैं आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आप लोगों के साथ में क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व आपको शेयर किए थे। क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपका प्रीवियस ईयर पेपर है 19, और आप देखोगे, वेट अ मिनट लेट मी सी, आप लोगों के बैच में मैंने शेयर किया था, उसी से देखते हैं। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं क्योंकि यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन लेट मी सी। अच्छा, वेयर इज दैट, यहाँ पर विजिबल क्यों नहीं है, एक मिनट। यहाँ फाइल ज़्यादा है, डाउनलोड होंगी। आप लोगों के बैच में डाला हुआ है, यहाँ से नहीं दिख रहा है। आप लोगों को मैंने कभी शेयर नहीं किया क्या अभी तक? ओके, आई हैवंट शेयर, दैट इज व्हाई। वेट अ मिनट, मैं शेयर कर देती हूँ। टॉपिक वाइज, हाँ, पेपर 1 एंड पेपर 2। लेट मी फॉरवर्ड दैट मैसेज टू योर ग्रुप। ओके, सो 37 MB का है ये पूरा, इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों है, ठीक है। नहीं, वो फर्स्ट पीपीटी फर्स्ट लेसन की वो नहीं, रुको एक मिनट, अभी आपके ग्रुप में चली जाएगी तो आपको मिल जाएगी। इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 आज तक जितने भी पेपर आए हैं, टॉपिक वाइज उसका एक जगह पे लिखा हुआ है। जैसे हम लोगों ने प्लेटो कवर कर लिया है, टॉपिक वाइज वो टॉपिक लिखे हुए हैं वहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ अपलोड कर देती हूँ, अगर यहाँ अपलोड होता है तो विल सी किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। वेट अ मिनट, लेट मी सेव इट इन द डाउनलोड्स।
Now I can upload it here. Wait a minute. Hello. Aarti, can I call you later on? I'm taking a class right now. Yeah, I'll call you back. Okay. Wait a minute. This is getting uploaded. आप एक बार डाउनलोड कर लो। वैसे मैंने आप लोगों का फॉरवर्ड कर दिया है। अच्छा, हिंदी मीडियम के लिए एक और बात, बिकॉज आप लोगों को टाइम लग रहा है, आई फाउंड अ वे जिससे कि जैसे कि इंग्लिश मीडियम क्या है ना, प्रिंटेड मटेरियल, तो आप लोगों का भी प्रिंटेड मटेरियल रहेगा फॉर हिंदी। बस मुझे टाइम लगेगा वो बनाने में, तो यू हैव टू वेट फॉर इट। मैं कोशिश ये करूँगी कि आपको जल्दी ही दूँ, ठीक है, टॉपिक वाइज। लेकिन आप अपने बुक से फॉलो कर सकते हो थोड़ा बहुत, एटलीस्ट ओपी गौबा को पढ़ना शुरू करो, क्योंकि जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई जा रही हैं वो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। बाकी आई ट्राई माई बेस्ट, अगर बनता है वैसे तो मैं बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी, ठीक है। वेट। ओके, सो आप इसमें देखो देखो क्वेश्चन वाइज इसमें दिया हुआ है, पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस एक जगह पे लिखे हुए हैं जो आज तक आए हैं। इसमें ईयर्स भी लिखे हुए हैं, कौन कौन से ईयर्स में आए हैं आपके सभी टॉपिक्स। तो अभी हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पे जाएंगे, क्योंकि हम वहीं से शुरुआत कर रहे हैं अपने टॉपिक्स की। सो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है यस प्लेटो का। हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्लेटो। तो प्लेटो में आप देखिए कि 2000 में, आई थिंक, हाँ, दिस इज इन 2000 क्वेश्चन आया था आपका। नहीं, 2000 में नहीं है, दिस इज इन, सॉरी, 92 में क्वेश्चन आया था। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन था रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज, दिस इज द क्वेश्चन। फिर दूसरा देखोगे आप, फॉर नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटर देन नॉलेज, ये फिलोसोफर किंग के ऊपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज अंटिल फिलोसोफर्स आर किंग। अब देखो यहाँ से, अब आप लोगों को वो उसमें प्रॉब्लम हो रही थी ना, उमंग एंड प्रंजल, कि हिंदी में इसका कोट कैसे रहेगा। तो यहाँ पर ये कोट बेस्ड है सीधा, तो ये आपके सीधे सीधे कोट हो गए जो यूपीएससी ने डायरेक्टली उठा रखे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी वो कोट अपने अपडेट कर सकते हो। ये वाला हमने कोट देखा था कि जब तक जो रूलर्स हैं वो फिलोसोफर्स नहीं होंगे, या फिर जो फिलोसोफर्स है रूलर्स नहीं बनते, तब तक हम ख़त्म नहीं कर सकते। देर इज़ नो एंड टू द प्रेडिक्टमेंट ऑफ लाइफ, तब तक स्टेट परफेक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन आप देखो, प्लेटो के कम्युनिज्म पे क्वेश्चन है कि प्लेटो के जो कम्युनिज्म को एक्सप्लेन करो एंड उसको कंपेयर करो आज के मॉडर्न कम्युनिज्म से। यानी हम कार्ल मार्क्स का मॉडर्न कम्युनिज्म हम देख चुके हैं, कार्ल मार्क्स ने जो कम्युनिज्म की बात की थी वो मॉडर्न कम्युनिज्म में आता है। तो दोनों को कंपेयर करना है, दोनों के फीचर्स हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस थे प्लेटो के कम्युनिज्म में एंड कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म में। तो पहले तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है प्लेटो का कम्युनिज्म। 20 मार्क्स का क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो आप पहले कम्युनिज्म को एक्सप्लेन करेंगे कि दो टाइप के कम्युनिज्म की बात करते हैं। उस देखो, सबसे पहले प्लेटोस कम्युनिज्म, यानी इंट्रोडक्शन लिखो इसमें। इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए सबसे पहले, एंड प्रीवियस ईयर आप प्रैक्टिस करोगे तो इस फॉर्मेट के साथ में करना जिस फॉर्मेट से मैं बता रही हूँ। तो आप अपने आंसर जब लिखते हो तो उसको ग्रुप में शेयर कर दो। जो लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं अपना आंसर, प्लीज़ आप लोग अपना आंसर शेयर कर सकते हैं बैच नंबर 6 के ग्रुप में। अपने में भी कर सकते हो, 6 में भी कर सकते हो,
क्योंकि 6 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग इंग्लिश में चेक कर सकते हैं, लाइक सौम्या इज देयर, कन्हैया, अविरल, विनय, ये लोग काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं. इनफैक्ट रिसेंटली गर्ल नेम्ड सिमरन, शी इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग अलॉट. उनके कल के आंसर्स बहुत अच्छे थे, काफ़ी एप्ट आंसर थे, तो अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इम्प्रूवमेंट हो रहा है. तो आप शुरू करोगे तभी इम्प्रूवमेंट होगा. ठीक है, तो आप एक दो क्वेश्चन रोज के लिख लो, ज़्यादा नहीं. मैं ये नहीं बोल रही कि बैठ के 10 से 10 क्वेश्चन एक बार में लिखो. एक क्वेश्चन उठाओ, दो क्वेश्चन उठाओ, लिख करके शेयर कर दो. एंड प्लीज आस्क देम कि कोई प्लीज इसको रिव्यू कर दीजिए. ठीक है, यू कैन आस्क देम ऑल्सो. सो प्लेटोज कम्युनिज्म हम देखते हैं. तो कम्युनिज्म पे जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमें डील करना है. अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन का है एक्सप्लेन प्लेटोज कम्युनिज्म, एंड उसके बाद में इसको कंपेयर करो मॉडर्न कम्युनिज्म के साथ में. ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसको डील करते हैं एक एक करके. पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है इसमें एक्सप्लेन प्लेटोज कम्युनिज्म. दो टुकड़ों में ये बटा हुआ है, 20 मार्क्स का है, यानी 10 मार्क्स इसके लिए हैं हमारे और 10 मार्क्स इसके लिए. तो ये चीज़ आपको समझ में आई. दूसरी चीज़, प्लेटो की बात कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हैं आप. इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बोला था कि दो स्टेटमेंट होंगी. तो इंट्रोडक्शन में पहली जो स्टेटमेंट आप लिखोगे, अभी ये ऐसे टेक्निकली मैं बता रही हूँ, आपको ऐसे इंट्रोडक्शन लिखना नहीं है, आपको डायरेक्टली लिखना शुरू करना है अपना इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में जो आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 होगी, उसमें आप प्लेटो को इंट्रोड्यूस करेंगे. इंट्रोड्यूस द पॉलिटिकल थिंकर. जिस भी पॉलिटिकल थिंकर की हम बात कर रहे हैं, एक लाइन में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, सिर्फ एक सेंटेंस में, एक ही स्टेटमेंट यूज करनी है. फिर आती है इसके सेकंड स्टेटमेंट की बात. अब क्योंकि ये कम्युनिज्म की बात करें, प्लेटो तो हमने बता दिया, लेकिन प्लेटो का कम्युनिज्म, तो प्लेटो का कम्युनिज्म क्यों दिया गया था, उसका पर्पस क्या था, ये बता सकते हो. या पर्पस यहाँ नहीं बताना है, बॉडी में बता सकते हो. तो यहाँ पे भी लेकिन कम्युनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा. ऐसी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जो कम्युनिज्म से कनेक्टेड हो. समझ में आया? तो आप ऐसे लिख सकते हो कम्युनिज्म में कि थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म जो इन्होंने दी थी, इसमें दो टाइप के कम्युनिज्म की बात की. ऐसे भी लिख सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हो कि कम्युनिज्म होता क्या है. आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, या तो प्लेटो से इंट्रोड्यूस कर सकते हो या कम्युनिज्म से इंट्रोड्यूस कर सकते हो. दो आपके पास में, क्योंकि दो चीजें हैं इसमें. कम्युनिज्म के बारे में आपको पता है तो आप वो भी बता सकते हो कि कम्युनिज्म इज अ फिलोसफी जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, अबॉलिश किया जाता है. ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी इसमें नहीं हो, इसमें कॉमन प्रॉपर्टी होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश किया जाता है. ऐसे भी लिख सकते हो. या फिर मतलब यहाँ पे क्रिएटिविटी का स्कोप है, लेकिन सिर्फ दो ही स्टेटमेंट में क्रिएटिविटी आपको दिखानी है अपनी. पहली स्टेटमेंट में इंट्रोड्यूस, दूसरी स्टेटमेंट में उस कॉन्टेक्स्ट में. अगर मान लो आपने कम्युनिज्म को पहली स्टेटमेंट में इंट्रोड्यूस किया, तो दूसरी में आप प्लेटो के कम्युनिज्म की बात करोगे कि इस कम्युनिज्म की थ्योरी ये इन्होंने क्यों दी थी, पर्पस क्या था, टू कीप द गार्डियन क्लास इन चेक. अब आप बोलोगे कि मैम ये तो पर्पस हो गया, ये तो हम बॉडी में भी लिख सकते हैं. लिख सकते हो, तो फिर आप ये लिख सकते हो इंट्रोडक्शन इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो इस कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ रहा है वो उठा के लिख दो. तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि प्लेटो का जो कम्युनिज्म था, ठीक है, इन्होंने गार्डियन क्लास के लिए इंट्रोड्यूस किया था. ही हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस कम्युनिज्म फॉर गार्डियन क्लास. फिर उसके बाद बता दो कि पर्पस क्या था, कौन कौन से टाइप्स थे, और करप्शन को रोकने के लिए था, ये पर्पस बताया आपने. ठीक है, ये सभी बॉडी में आएगा. इंट्रोडक्शन समझ में आया? अब आती है इसी इसी टॉपिक का बॉडी पार्ट. तो अभी हम फर्स्ट पार्ट ही चूज कर रहे हैं, अभी फर्स्ट पार्ट ही हम डिस्कस करें. तो फर्स्ट पार्ट में आपने एक नंबर अपने सिक्योर कर लिए. अब आता है बॉडी पार्ट, जिसमें आपको मेन प्लेटो का कम्युनिज्म पूरा डिस्कस करना है. तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, पर्पस लिखा. तो पर्पस जब आप बताओगे कि पर्पस क्या था, इनको अकाउंटेबल बनाने का, टू कीप देम इन चेक, कि करप्शन कर ही ना पाए, टू कीप द गार्डियन क्लास इन चेक. ठीक है, तो ये पर्पस बताने का आपको एक नंबर मिलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ऐसे ही दूसरा आइडिया हो गया, आप बोल सकते हो कि जो कम्युनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट वाज टू कीप देम इन चेक, और ये था गार्डियन क्लास के लिए.
आप गार्डियन क्लास लिख रहे हो तो गार्डियन क्लास के ब्रैकेट में लिख सकते हो आप दिस रूलिंग क्लास प्लस सोल्जर क्लास, रूलिंग क्लास प्लस सोल्जर क्लास, ये हो गया गार्डियन क्लास का पार्ट। इसका भी आपको 1 नंबर मिलेगा। अब आप लिखोगे 2 टाइप के कम्युनिज्म थे, there were 2 types of communism। तो याद रखो अगर आपके आंसर में ये आइडियाज नहीं है तो मैं आपके आंसर से एक चीज 1 मार्क्स डिडक्ट जरूर करूंगी। अगर आपने ये नहीं बताया कि पर्पस क्या था, पॉइंट में भी लिख सकते हो आप, क्यों नहीं लिख सकते। जैसे प्लेटोस कम्युनिज्म मांगा गया है, इंट्रोडक्शन लिखा आपने, उसके बाद आप लिख दो फीचर्स ऑफ प्लेटोस कम्युनिज्म, हेडिंग डाली आपने इसकी, और उसके बाद आप एक्सप्लेन करना एक एक करके पॉइंट में शुरू कर सकते हो। पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, पॉइंट में लिखोगे ज्यादा नीटनेस आएगी, एक आधा नंबर ज्यादा मिल ही जाएगा, क्योंकि ओवरऑल 1 नंबर आपका नीटनेस का और जिस हिसाब से आपने अपना फॉर्मेट किया है ये अफेक्ट करता है एग्जामिनर को। देखो मुझे नहीं पता कि जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको कर रहा है कि नहीं साइकोलॉजिकली, लेकिन एज एन एग्जामिनर अगर आप खुद भी बैठो किसी बच्चे का आपको आंसर चेक करना हो तो डोंट यू थिंक सो ऐसे बच्चे का इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ेगा जिस बच्चे ने एकदम क्लियर फॉर्मेट में लिखा है, यानी ऑर्गेनाइज करके लिखा है। ये ऑर्गेनाइज और जो मैनेजमेंट का बात है, देखो पढ़ता हर कोई है यूपीएससी में, लेकिन इट कम्स डाउन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑल्सो। पढ़ के सब जा रहे हैं, लेकिन 3 घंटे के टाइम में कैसे मैनेज करके आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं प्रेशर में, वो भी सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि कुछ बच्चे मैंने देखा है 2017 में, व्हेन आई वाज गिविंग माय मेंस बैक देन, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो 20 में से सिर्फ 12 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, 20 में से उन्होंने 15 ही अटेम्प्ट किए, बाकी के 5 छोड़ दिए। आपने सीधा अगर 10 मार्क्स के भी छोड़े हैं तो आपने सीधा 50 नंबर का पेपर तो वैसे ही छोड़ दिया। यहाँ पे आपका 20-25 नंबर का स्कोप था एटलीस्ट। 50 में से मैं बोल रही हूँ कि अगर आप ऑन एन एवरेज भी आंसर लिखते तो 20-25 नंबर तो जरूर मिलते हैं आपको। तो 20-25 पर पेपर आप काउंट कर लो, तो यानी 100 नंबर बन गए 4 पेपर के। बहुत मैटर करता है। और फिर ऑप्शनल हो गया आपका, तो ये बहुत मैटर करता है आपके रैंक में, आपकी कट ऑफ में, अल्टीमेटली आपके आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, आईआरएस बनोगे, इसमें बहुत मैटर करता है ये। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है पॉइंट फॉर्मेट ज़्यादा बेहतर रहता है, और पॉइंट फॉर्मेट आप तब लिख पाओगे जब आपके मल्टीपल रिविजन है। पॉइंट फॉर्मेट तब आप तब लिख पाते हो जब आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा, उसको रिवाइज किया, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। क्योंकि पॉइंट फॉर्मेट में आंसर लिखना बहुत जल्दी आंसर लिखा जाएगा, पैराग्राफ में लिखोगे तो सोचते रहोगे। पॉइंट में क्या होता है, लॉजिकली एक के बाद एक के बाद एक पॉइंट आप लिखते हो। ये भी रीजन है कि जनरल स्टडीज का जो पेपर नंबर 3 होता है, जो कि इकोनॉमी पे होता है, जो कि इकोनॉमी का पेपर है, इकोनॉमी के पेपर में आप देखोगे तो इकोनॉमी के पेपर में सब चीज़ें लॉजिकल होती हैं। इकोनॉमिक्स में एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्ट करती है, ये नहीं होगा तो परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं होगी, वो नहीं होगी तो फिर उससे क्या नुकसान होगा, बिजनेस का ग्रोथ नहीं होगी, उससे क्या होगा, मनी कैसे बिहेव करेगा। तो एक के बाद एक पॉइंट बनते चले जाते हैं। इसीलिए अगर आप कभी देखना किसी भी टॉपर के स्कोर को एक बार ही 4-5 या 10 टॉपर्स का आप स्कोर कार्ड उठाकर देखिए, GS1 देखिए और GS2 देखिए और GS3 देखिए, कंपैरेटिवली ज़्यादा मार्क्स GS3 में होंगे। अगर वो GS3 पे फोकस कर रहे हैं, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मतलब उनको समझ में आता है इकोनॉमी अच्छे से। क्यों? क्योंकि लॉजिकल है, उनके लॉजिक्स क्लियर है, तो पॉइंट में लिखेंगे नंबर मिल जाएंगे उनको। सेम ही चीज़ हमारी पॉलिटिकल साइंस में होती है। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि जब भी हमें प्रिंसिपल्स या फीचर्स पूछे जाते हैं क्लास में, तो हम पॉइंट में उनको लिखें। जैसे इस केस में हमसे पूछा गया एक्सप्लेन प्लेटोस कम्युनिज्म, तो कम्युनिज्म को हम पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि पर्पस ये था, जो यूज़ किया गया था गार्डियन क्लास के लिए था, एंड इसमें प्रोड्यूसर क्लास के लिए अलाउ नहीं था। कम्युनिज्म वॉज नॉट फॉर प्रोड्यूसर क्लास। प्रोड्यूसर क्लास के लिए क्यों नहीं था, राइट दैट ऑल्सो साथ में ही, क्योंकि इनके एपेटाइट है, ये तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते अपनी एपेटाइट। तो इसी का आपको 1 नंबर मिल गया, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का 1 नंबर, इस पॉइंट का 1 नंबर। 2 टाइप का कम्युनिज्म है, कौन कौन से टाइप के लिख दो, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसका आपको 1 नंबर मिल गया। ठीक है, तो अभी तक आपने 4 नंबर यानी लेने के काम कर लिए।
एक एक चीज़ आपने इंपॉर्टेंट लिखी। अब उसके बाद आप डिस्कस करेंगे कि इसमें प्रॉपर्टी क्यों अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी जो होती है उससे करप्शन होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये फैमिली भी अलाउ नहीं करेंगे। फैमिली क्यों अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि फैमिली प्रमोट करती है नेपोटिज्म एंड करप्शन। ये पूरा लॉजिकल वे में आपने लिखा, ठीक है। तो अभी आपको मिल गए 5 नंबर यहाँ से। अब नेक्स्ट चीज आती है कि जो इन्होंने कम्युनिज्म में अपनी फैमिली में बोला था, तो ये स्टेट को क्या मानते हैं, स्टेट को एक फैमिली की तरह मानते हैं कि स्टेट इज लाइक अ फैमिली। इसीलिए यहाँ पर जो शादी की जाएगी, जो मैरिज की जाएगी, उसका रीजन क्या होगा, प्रोक्रिएशन, बच्चे पैदा करने के लिए शादी की जाएगी। एक बार ये हो गया, उसके बाद जो भी फिलोसोफर क्वींस हैं या जो भी एन एबल, इसमें स्टेट डिसाइड करेगा, तो जो भी एबल मैन होगा वो एबल वेमेन से ही मैरिज कर पाएगा, ताकि ये एक जो वो कर सके, इम्प्रूव कर सके रेस को, एथेंस की, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप लिख सकते हो, ये सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है कि स्टेट इसकी वो रखेगा। अब आता है मेन पार्ट। अब 5 नंबर तो यहीं से मिल गया हमें, इतना सब कुछ पॉइंट लिख करके। अब आएगा नेक्स्ट पार्ट विच इज क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म किसका है, क्रिटिसिज्म के आपको मिलते हैं 2 नंबर डायरेक्टली। कोई भी क्रिटिसिज्म आप दे रहे हो, जैसे इस केस में एरिस्टोटल, तो क्रिटिसिज्म आपको ऐसे लिखना है कि इसमें 2 नंबर आपको मिलेंगे। बहुत टेक्निकल वे में आप नंबर स्कोर करते चले जाइए। जब आप लिख रहे हैं तो आप सोच लो, मैंने ये लिख लिया, इसका 1 नंबर, अब आगे ये पॉइंट लिखा, इसका डाइवर्सिटी होनी चाहिए। जीएस पेपर नंबर 1 में इसीलिए बच्चों के ज़्यादा स्कोर नहीं आता है, क्योंकि जीएस 1 में आप देखो, आप ज्योग्राफी को पढ़ते हो, डेफिनेटली समझ आ जाता है, लेकिन एक के बाद एक के बाद एक यहाँ स्कोर कर सकते हो। व्हेन इट कम्स टू सोसाइटी पार्ट या जो हिस्ट्री पार्ट होता है, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में ही बच्चों के मार्क्स जो कम जाते हैं, इसीलिए ओवरऑल स्कोर जीएस 1 का थोड़ा कम रहता है। ऑन एन एवरेज बच्चे 100 110 इससे ऊपर ज़्यादा नहीं जाते। 135 100 लाइक 129 127 130 135 जीएस 3 में आ जाते हैं, क्योंकि लॉजिकल है। हिस्ट्री में हम ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि एनालिसिस होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो क्रिटिसिज्म में 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म बताओगे कि एरिस्टोटल बोलते हैं कि प्रॉपर्टी अलाउ करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी से मोटिवेशन है, प्रॉपर्टी से रिकॉग्निशन मिलता है, प्रॉपर्टी से चैरिटी भी होती है। एंड फैमिली के बारे में बोलते हैं कि फैमिली एक टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन है। तो एरिस्टोटल कहते हैं, एरिस्टोटल ने ये कहा है कि जो इनकी डायग्नोसिस थी वो बिल्कुल सही थी। हिज डायग्नोसिस इज करेक्ट बट हिज रेमेडी इज इनकरेक्ट। जो इन्होंने रेमेडी दी है, इन्होंने सही चीज पता लगाई कि एथेंस में करप्शन की प्रॉब्लम थी, लेकिन उसका जो सोल्यूशन दिया है कि कम्युनिज्म कर दो, वो करेक्ट नहीं है। उसकी जगह पे ऑल्टरनेटिव हो सकता है। तो मैंने क्या किया, ऑल्टरनेटिव हो सकता है बोला, यानी हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे अब कंप्लीट हो गया। अब हम डील करेंगे इसमें, अब कंपैरिजन करेंगे दोनों का, ठीक है। अब कंपैरिजन करेंगे मॉडर्न कम्युनिज्म, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कम्युनिज्म। पहले ये बता दो, मॉडर्न कम्युनिज्म इज द फिलोसफी दैट वाज डिपेंडेंट, दैट इज बेस्ड अपॉन द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने दी थी। उसके बाद यहाँ टेबल बना सकते हो एक, इतनी आपको आज़ादी है कि आप टेबल बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से टेबल बना दो, यहाँ पर लिख दो प्लेटोस कम्युनिज्म, यहाँ पर लिख दो कार्ल मार्क्स मॉडर्न कम्युनिज्म, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ डिफरेंशिएट कर दो कि इसमें भी क्लास सिस्टम के बारे में बात की गई थी, इसमें भी क्लास सिस्टम के बारे में बात की गई थी, लेकिन यहाँ जो क्लासेस में बारे में बात की गई थी, ये इन्होंने एज अ सोल्यूशन दिया था। जबकि जो कार्ल मार्क्स हैं वो बोलते हैं ये क्लासेस को अबॉलिश करना जरूरी है, ये अबॉलिश की बात करेंगे, ये एज अ सोल्यूशन देंगे। और ये 3 क्लासेस की बात करते हैं, ये सिर्फ 2 क्लासेस की बात करते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये आइडिया में बिलीव करते थे, ठीक है। तो आइडिया में बिलीव करके ये मानते थे कि जो इनका बेसिस था कम्युनिज्म का, वो थोड़ा डिफरेंट था। इनका जो बेसिस था वो डिफरेंट था, और ये बोलते हैं कि यहाँ पर रेवोल्यूशन आएगा, ये वॉलेंट रेवोल्यूशन के उसमें बिलीव करते हैं। तो ये सभी चीजें हमने देख ही ली हैं ऑलरेडी, तो वहीं से कवर कर लोगे आप। जब मैं हमने डिस्कस किया था कि क्या प्लेटो फर्स्ट फासिस्ट है, क्या प्लेटो फर्स्ट कम्युनिस्ट है कि नहीं, उस टॉपिक में हमने कवर किया था ये। तो वो एज इट इज उठा करके आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये डील करना था 20 मार्क्स का क्वेश्चन। अब आप समझ रहे हो कि
कैसे लिखना है ये। तो दोनों आप डील करोगे, आपको बहुत आसानी से इसमें 20 में से देखो 15, 15, 16, 17 ये आराम से आप यहाँ पर पा सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया था 2005 में। 2004 में क्वेश्चन आया था प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन को, दैट इसके बारे में, दैट इट इज द लॉजिकल रिजल्ट ऑफ हिज कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। क्योंकि जस्टिस और जो उनकी एजुकेशन की थ्योरी थी आपस में लिंक थी। क्योंकि एजुकेशन की थ्योरी बोलती है कि ये लोग जो भी प्रोड्यूसर क्लास है वो अपना काम करें, ठीक है, और उनमें रीजन नहीं है तो अल्टीमेटली आगे जाकर के एक जस्ट सोल निकल के आएगी, विच इज द फिलोसोफर, जो कि रूलिंग क्लास के पार्ट होंगे। एंड उसी से वो जो सोल होगी वो बेहतर जस्टिस कर पाएगी, क्योंकि इन्होंने 50 सालों तक काफी अच्छी मेहनत की है, पढ़ाई की है। लेकिन इसका फिर क्रिटिसिज्म भी डिस्कस करना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस, और क्वेश्चन देखो कितने में पूछा गया है, 60 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। दिस इज 60 मार्क्स क्वेश्चन। तो पहले इस तरीके के क्वेश्चन आया करते थे पुराने टाइम में, 20 मार्क्स 60 मार्क्स इस तरीके के क्वेश्चन आया करते थे। तो इसमें एक क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर पेपर में, 60 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है इसमें, ठीक है, कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस। तो इसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करना था, यानी यानी हमने जितना एजुकेशन पढ़ा है, जितना जस्टिस पढ़ा है, आपस में लिंक करके सब डिस्कस करना था इसमें। खैर इसमें हमें इतना नहीं आएगा, हमें 20 मार्क्स में आएगा, तो हम इसको थोड़ा सा लिंक करके हम फंक्शनल स्पेशलाइजेशन और उन सब बात उनकी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की बात करेंगे। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको आइडिया बताई, ये सारे जो मैंने अभी यहाँ लिखा है, ये सभी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं आपके आंसर्स के। ये कीवर्ड्स होने चाहिए आपके आंसर में, तभी आपका स्कोर हाई रहेगा। तो इन कीवर्ड्स को एज इट इज याद करने के लिए रिविजन बहुत जरूरी है, मल्टीपल रिविजन, और साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आप खुद सोचो, अगर आपने प्लेटो के इतने सारे क्वेश्चन हैं, अभी 10 क्वेश्चन हमें यहाँ दिख रहे हैं प्लेटो के, ये 10 क्वेश्चन, इसके अलावा हम 20-25 क्वेश्चन प्लेटो के अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है, आई विल गिव यू, जिसमें हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे वन वे और अनदर वे। इतने सारे क्वेश्चन जब हम 30 to 35 क्वेश्चन एक ही पॉलिटिकल थिंकर के कवर कर लेंगे, तो उस पॉलिटिकल थिंकर में कोई स्कोप ही नहीं बचता कि कोई ऐसा टॉपिक रह जाए या कोई थ्योरी रह जाए। तो यानी आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, आपने रिवाइज भी कर लिया, बार बार लिखा है, तो वो सारे आइडियाज आपके माइंड में रहेंगे। तो अब आपको जब क्वेश्चन दिखेगा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, अब क्वेश्चन दिखेगा, तो अब आप एक के बाद एक बहुत जल्दी से लिख पाओगे। तो वहाँ टाइम मैनेजमेंट आपके पास में आपके फेवर में रहेगा। टाइम मैनेजमेंट उन लोगों के लिए काम करता है जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आप अपने आइडियाज को जल्दी पेपर पे उतार पाते हो। आता सबको सब कुछ है। एक सीरियस एस्पिरेंट जो होता है, जिनके बीच में कंपटीशन होता है, जो रियल कंपटीशन होता है, वो 5000 कैंडिडेट्स के बीच में होता है। 5000 कैंडिडेट्स के बीच में, 15,000 14,000 के बीच में नहीं होता। देखो, लाखों लोग देते हैं, लेकिन उसमें से जो प्रीलिम्स क्रैक करेंगे वो करेंगे 15,000 14,000, ठीक है। इन 15 में से भी जो रियल कंपटीशन है वो 5000 के बीच में है। तो आप यहाँ पर कर सकते हो एज, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, एक बार को प्रीलिम्स उनका क्लियर हो जाएगा, लेकिन उन लोगों ने फिर मेंस पे काम नहीं किया होता, आंसर एंडिंग पे काम नहीं किया होता, रिवीजन ज़्यादा नहीं की होती। उन्हें लगता है कि जैसे वो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम लिखते थे, तो वैसे ही वो यहाँ पर भी शीट भर देंगे। यूपीएससी का पेपर शीट भरने से रिलेटेड नहीं है। यूपीएससी का पेपर में अगर 150 वर्ड्स का क्वेश्चन आपको लिखने के लिए बोला गया है कि 150 में लिखना है आपको, तो उसमें से आप 100 वर्ड्स में भी अगर एक इफेक्टिव आंसर लिखते हो, सभी आइडियाज अपने लिख देते हो उसके अंदर में, तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे फुल, तो आप उनसे बहुत आगे चले जाओगे। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ऐसे ही एस्से राइटिंग प्रैक्टिस मैटर करती है। ऐसे ही करंट अफेयर्स का जो एनालिसिस मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि 3 चीज़ें साथ में रखो, ऑप्शनल साथ में रखो, करंट अफेयर्स साथ में रखो, और एक सब्जेक्ट साथ में रखो। इसमें बैलेंस बना के चलो, इसको कभी भी भूलिएगा मत। करंट अफेयर्स साथ साथ रखिए, क्योंकि एनालिसिस करना है आखिरी के मोमेंट पे, वरना 2-3 महीने पहले सोचोगे कि चलो करंट अफेयर करते हैं, तो भाग भाग के करोगे, एनालिसिस नहीं हो पाएगा। याद रहेगा, मे बी प्री क्रैक भी हो जाए, शायद 4-5 नंबर ज़्यादा आ जाए, 5 नंबर 10 नंबर ज़्यादा आ जाए, लेकिन अल्टीमेटली जब आपने यहाँ काम ही नहीं किया है, तो इसीलिए रियल जो कंपटीशन होता है इन बच्चों के बीच में होता है, जो
रेगुलर बेसिस पे आंसर राइटिंग पे काम करते हैं। All you need is 20 to 25 keywords. Rest is the fodder material. Exactly. He is correct about it. आप खुद देखो अभी तक मैंने कितने यहाँ पर कीवर्ड्स लिखे हैं, कितने 150 कीवर्ड्स तो नहीं लिखे होंगे मैक्सिमम। अभी तक मैंने 10-15 कीवर्ड लिखे हैं यहाँ पे, 10 और लिख देंगे हम इसमें। जैसे कि जस्टिस का टॉपिक है, जस्टिस के टॉपिक में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आता है कीवर्ड, नॉन इंटरफेरेंस आता है, उसमें आता है स्टेट इज इंडिविजुअल रेट लार्ज, कि स्टेट इज द मैग्निफाइड वर्जन ऑफ स्टेट इंडिविजुअल, कि वो प्रिंसिपल जो हम इंडिविजुअल लेवल पे अप्लाई करते हैं वही प्रिंसिपल स्टेट लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया आइडिया। तो हर एक पेपर में यही कीवर्ड्स हैं जो मैटर करते हैं। तो एग्जामिनर के पास में एक चीज याद रखना, एग्जामिनर के पास में एक होती है आंसर की, उसमें सभी आइडियाज लिखे होते हैं कि ये आइडियाज इसमें होने चाहिए, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, तो मिल जाएगा आपका। उसके क्लोज भी अगर आप पहुंच जाते हो तो आपको मिल जाता है नंबर। समझ रही हो? तो ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हम ऑप्शनल में इन्हीं कीवर्ड्स को ज्यादा चैनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल का सिलेबस एकदम कॉम्पैक्ट है। ठीक है, स्पेशली हमारे पेपर 1 सेक्शन ए का और पेपर 2 सेक्शन ए का। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना बेहतर है, जितनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। बाकी क्लास में हम अलग करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर दो अपना। ठीक है, अभी देखो स्टेट इज इंडिविजुअल रेट लार्ज, ये आया था 2005 में, उसके बाद दोबारा से 2006 में आया है एज इट इज। फिर उसके बाद में आया है प्लेटो का कम्युनिज्म, दोबारा पूछा गया, ये देखिए। फिर है वेस्टर्न थॉट वन माइट से हैज बीन ईदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक, बट ये कार्ल पॉपर से आ गया, कार्ल पॉपर से एक और क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन है कि 2015 में आया था कार्ल पॉपर का क्वेश्चन प्लेटो पे, विच इज वेरी इजी, हम लोगों ने ये कवर कर लिया है। तो प्लेटो से 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है, एटलीस्ट अभी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए अपना। प्रीवियस ईयर तो शुरू कर ही दीजिए, क्योंकि आपके पास में फिलहाल काफ़ी स्कोप है यहाँ पर करने का। बाकी विद द टाइम ऑन आई ट्राई कि आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सभी मॉडल आंसर्स दिए जाएं पर टॉपिक। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत मैटर करेंगे, और जो क्वेश्चंस मैं आपको पेपर टेस्ट उसमें दूंगी, टेस्ट में या फिर जो भी क्वेश्चंस आपको आपके आंसर राइटिंग के सेशन में दिए जाएंगे, वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार देख सकते हो आप। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे ही एरिस्टोटल पे देखो क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, द एम्स सर्व्ड बाय रेवोल्यूशनरीज, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, माय आईसाइट हैज बिकम वीक, जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है ना तो दिखने बहुत कम लग गया है, अदरवाइज बहुत शार्प हुआ करती थी। रूल ऑफ लॉ इज बेटर देन रूल ऑफ मैन। ओके, अथॉरिटी ऑफ द मास्टर एंड दैट ऑफ द स्टेटमैन आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, 94 में आया था ये, 95 में, 96 में। स्लेवरी इज नेचुरल, स्लेवरी सभी के लिए बेनिफिशियल होती है, मास्टर के लिए भी स्लेव के लिए भी। ये थ्योरी ऑफ स्लेवरी से है, इजी क्वेश्चन है 20 मार्क्स का। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कितनी बार ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, इनफैक्ट बैच नंबर 6 में पॉलिटी इज द बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 3 या 5 तरीकों से मैंने ये क्वेश्चन उनको बार बार ये उनको सॉल्व करवाया है। ठीक है, और अगर अब मैं बोलूँगी ना तो मैक्सिमम लोगों को इतनी बार सॉल्व हो चुका है कि वो वही सब कीवर्ड्स लिखेंगे, अब वो इधर उधर सोचेंगे ज़्यादा नहीं, अब उनका सिर्फ कीवर्ड्स पे काम होगा। तो हो सकता है शुरुआत में जब आप आंसर राइटिंग शुरू करो तो आप थोड़ा सा इधर उधर वेगली लिखो, लेकिन बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू, तो हमको पता होता है ये आइडिया है, ये आइडिया है एज इट इज, तो आप एक के बाद एक खटाखट लिखने लग जाओगे। दिस इज व्हाट हैपेंस इन अदर टॉपिक्स ऑल्सो। एक दो अगर आप आंसर चेक करोगे, जो भी लोग आजकल आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कल रात को एक सेशन था आंसर राइटिंग का, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन लिखे हैं, उनके आंसर चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो बहुत एकदम फ्लो हो रहा है अब उनके आइडियाज आंसर में। ठीक है, वही आपके साथ भी होगा, क्योंकि वो लोग शुरू हुए थे जून में, अभी जुलाई का एंड चल रहा है, तो उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस करके 2 महीने में एटलीस्ट इस लेवल पे पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है, अभी भी बहुत टाइम में ऐसा होता है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमको दिखाई देता है, जैसे कि उसमें वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत पड़ती है या और बेहतर चीज़ें लिखी जा सकती हैं,
तो मैं उनको बताती हूँ कि ये आइडिया आप लिख लो कि ये चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। अभी नहीं आती है, डोंट वरी, लेकिन हम लोग जब शुरू करेंगे ना तब आपको आ जाएगी। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, ऐसी बात नहीं है, हम लोगों ने ये इतना सब कुछ कवर किया है आज तक, तो वो कर लेंगे। अब ये वाला जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 10, ये आप यहाँ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन है पर्सनल इज पॉलिटिकल, ठीक है। पर्सनल इज पॉलिटिकल ये फेमिनिज्म के साथ में, फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी के साथ में थोड़ा सा लिंक्ड है, लेकिन अदरवाइज बाकी सब क्वेश्चंस हो सकते हैं। द स्टेट इज अ क्रिएशन ऑफ नेचर एंड मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। 2000, ये 15 मार्क्स में आया था, देखिए 2011 में लिखा हुआ है इसमें। अब एरिस्टोटल की स्लेवरी का जो आइडिया है उस पर क्रिटिक लिखिए, ठीक है। ये इमानुअल कांत और ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी। पहले इनकी थ्योरी ऑफ स्लेवरी एक्सप्लेन करो, फिर उसके बाद बताओ कि इमानुअल कांत के बारे में क्रिटिसाइज करो कि आज के टाइम पे तो ह्यूमन राइट्स की बात की गई है, करंट के साथ में रिलेट करो। Central to Aristotle political idea is classification of the different type of political constitution। ये theory of constitution से है। theory of constitution में जितने भी आपको मैंने constitution में बताई हैं, जैसे डेमोक्रेसी हो गया, मोनार्की हो गया, टायरनी हो गया, सभी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, पॉलिटी, स्पेशली पॉलिटी को ज़्यादा डिटेल में करना है, इन सब के बारे में बताना है कि इसको एरिस्टोटल क्यों मना करते हैं, ठीक है। बाकी पॉलिटी को डिटेल में करना है कि पॉलिटी के क्या फीचर्स है। पॉलिटी के फीचर्स, जैसे कीवर्ड मैं आपको बताऊं पॉलिटी के फीचर्स के, तो पॉलिटी में आएगा सबसे पहले, पॉलिटी इज द गोल्डन मीन। ये गोल्डन मीन है। पॉलिटी जो है वो एक्सट्रीम्स को अवॉइड करती है। एक्सट्रीम्स मतलब रिच क्लास के उसको अवॉइड करती है, एट द सेम टाइम पुअर क्लास को भी अवॉइड करती है, ठीक है। वो मिडल में काम करती है, तो दोनों ही क्लासेस कंस्पायर नहीं करेंगी, बिकॉज दोनों ही क्लासेस ट्रस्ट करती हैं, तो इसीलिए पॉलिटी स्टेबल होगी। और ये इन्होंने जब एनालाइज किया था तो वहां पर सोलोन थे एक इंसान, ठीक है, एंशियंट ग्रीस। सोलोन मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे और उनका जो रूल था बहुत ही स्टेबल था। आप ऐसे भी बात कर सकते हो, बाद में सारे थिंकर्स आसानी से समझ आ जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो नहीं, देखो पहले थिंकर पढ़ो। मैंने अभी तक जो पढ़ाया है वो इस हिसाब से पढ़ाया है, जितना मुझे लगता है कि आपको आइडियलिज्म की जितनी जानने की जरूरत थी फिलहाल के लिए, उतना मैंने बता दिया है। बाकी अभी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर आपके कवर होंगे, तो उसके बाद में हमारा हो जाएगा, ठीक है। आपको इसमें तो कोई परेशानी नहीं है? अभी भी परेशानी होती है क्या आइडियलिज्म को समझने की? देखो डायरेक्टली अगर जंप करेंगे ना हम ऐसे फिलोसफी पे, तो थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन हम किसी की स्टोरी समझते हैं, जैसे हमने प्लेटो की लाइफ समझी, तो उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आता है, फिर उसको रिलेट करके हम फिर थियोरेटिकल पार्ट पे जंप करते हैं। क्योंकि हमारे लिए डायरेक्ट मैं अगर आपको थ्योरी पढ़ाऊंगी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हो सकता है समझ आ जाए, लेकिन डिफिकल्ट बहुत होगा रिलेट करने में। तो पढ़ना ऐसे है कि रिलेट कर पाए हम, उसके बाद थियोरेटिकल फिर एट द एंड तो लिखना ही है आपको। तो एरिस्टोटल का इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट बहुत बारी हमने ये टॉपिक देख लिया है। 2017 में ये क्वेश्चन आया था, एवरीवेयर इनइक्वालिटी इज अ कॉज ऑफ रेवोल्यूशन। बहुत इजी है, ये हमने देख ही लिया था एरिस्टोटल में। एंड एक क्वेश्चन आया था भी, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पिछले साल क्वेश्चन आया है, 10 नंबर में क्वेश्चन था। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो होता है, एरिस्टोटल को जॉन रॉल्स के साथ में डिस्कस करोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आपका टॉपिक लिखा जाएगा। अब आते हैं ऐसे मैकियावेली के क्वेश्चंस। मैकियावेली पे आज तक 7 क्वेश्चंस आ चुके हैं। लास्ट ईयर मैकियावेली पे 15 नंबर का क्वेश्चन आया था कि मैकियावेली के जो रिलीजन और पॉलिटिक्स पे व्यू है उसको क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए। ऐसे ही थॉमस हॉब्स पे क्वेश्चन आए हैं, 2016-17 में क्वेश्चन आया हुआ है। हेगल और कार्ल मार्क्स पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, ये देखिए। लेनिन पे क्वेश्चन है, ये कार्ल मार्क्स के अंडर में ही आ जाते हैं लेनिन भी। जॉन स्टुअर्ट मिल पे क्वेश्चन है। फिर मिसलेनियस थिंकर्स हैं कुछ, उन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। देन sin is therefore is a mother of servitude, is the first cause of man subjection to man। ये देखेंगे हम इसमें भी। आजकल इस पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ रहे हैं इस तरीके से, लेकिन ये क्वेश्चन देखो पॉसिबल है। लॉक इज इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट, ये आज ही देखा है हमने। लॉक इज इंडिविजुअलिस्ट, जॉन लॉक इज इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट। फिर आ जाता है इंडियन नेशनलिज्म, ये दूसरा पार्ट शुरू हो गया फिर हमारा। तो सिर्फ ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के जितने क्वेश्चंस हैं पहले, ये सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे टॉपिक वाइज। उसके बाद जो आंसर राइटिंग, ये आप अपना करो साथ साथ, ठीक है।
आप शेयर कर सकते हो अपने आंसर। बाकी फिर उसके बाद आएगा आपका आंसर राइटिंग से रिलेटेड, तो आंसर राइटिंग से रिलेटेड करेंगे। तो अभी फिलहाल पहली बार प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस। ऑल थिंकर्स अ चाइल्ड देयर टाइम, क्या ये सही है इस तरह के क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब इसमें आप, अगर ये क्वेश्चन है ना, तो इसमें आप सभी को इंक्लूड कर सकते हो कि हर कोई अपने टाइम से कैसे इन्फ्लुएंस था, ठीक है। जैसे प्लेटो कितने इन्फ्लुएंस थे अपने टाइम से, डेमोक्रेसी को क्यों हिट करेंगे इसीलिए। ऐसे ही फिर आप बता दो कि मैकियावेली क्यों इतने पेसिमिस्ट थे, या फिर थॉमस हॉब्स अपने टाइम से थे क्योंकि उस टाइम पे इस तरीके की बात चल रही थी, इसीलिए थॉमस हॉब्स के काम में हमें देखने को मिलेगा कि वो स्टेट को एब्सोल्यूट अथॉरिटी देंगे और मैन को बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक मान करके इस तरीके का मैन का पार्शियल व्यू देंगे, एक साइडेड व्यू देंगे। ऐसे ही जॉन लॉक का भी बोल सकते हो आप। तो हर एक थिंकर अपने टाइम से है, तो सभी को, थिंकर्स को लो, उनके कामों को डिस्कस करो कि किस तरीके से वो उन लोगों ने अपनी थ्योरी में दिया है। तो एट द एंड कंक्लूड कर सकते हो that he is true when he says this thing, that every thinker is a child of his time. You can talk about Machiavelli in that. यू कैन टॉक अबाउट सेबाइन। सेबाइन बोलते हैं कि अगर ये उस टाइम पे ना होते, मैकियावेली कहीं और प्रेजेंट होते, तो मैकियावेली के जो जो भी व्यूज हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते। तो मैकियावेली को वो बोल देते हैं नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड, क्योंकि उस टाइम पे, उस पीरियड में, उस देश में पैदा हुए जिस देश में ये सब चल रहा था, इसीलिए उनके व्यूज ऐसे थे। तो ये भी लिख सकते हो आप, तो ऐसे सपोर्ट कर सकते हो, समझे? तो ये किया जा सकता है। तो चलो एक इजी क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ जो आई थिंक आप कनेक्ट कर पाओगे, आप लिख सकते हो उस पर। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, स्लेवरी वाला कमेंट। अब यहाँ हिंदी में भी दिया गया है, तो हिंदी मीडियम भी लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी अपने हिसाब से कर दो, इसमें जो टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को लगे ना, वो टर्मिनोलॉजीज फिलहाल इंग्लिश में लिख दो, बाकी हिंदी में मैं आपको बना करके दूंगी। अभी आई हैव वे, कल से शायद मेरे पास जब भी टाइम रहेगा तो मैं आपको एक एक करके बना के दे दूंगी आपकी पीडीएफ भी, ठीक है, हिंदी में। आई ट्राई माई बेस्ट, लेकिन आप अपने साइड से प्लीज काम करते रहिए। स्लेवरी इज नेचुरल एंड बेनिफिशियल बोथ फॉर द मास्टर एंड द स्लेव, बोथ फॉर द मास्टर एंड द स्लेव। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको 20 में नहीं लिखेंगे, आप इसको 10 मार्क्स में लिखेंगे। तो मैं आपको 10 मिनट्स दूंगी, अभी पहला टाइम है तो 10 मिनट्स काफ़ी है, ठीक है। कोशिश कीजिए थोड़ा बहुत लिखने की। यस, ये एरिस्टोटल ने कहा था, ये देखो ब्रैकेट में एरिस्टोटल लिखा है इसमें, अरस्तु। तो ये अपना, आप वहाँ से देख लो एक बारी, जहाँ पे मैंने ये पूरी पीडीएफ आपकी अभी अपलोड की है आपके ग्रुप में, वो डाउनलोड करके उसमें एरिस्टोटल में जो 4th नंबर का क्वेश्चन है वो आप हिंदी में देख लो। यहाँ से मुझे दिख नहीं रहा है साफ साफ एक्चुअली, क्या लिखा हुआ है ये, मालिक और दोनों के लिए स्थापित एवं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ओके, आप उसमें देख लो एक बारी, ठीक है। इस पर टिप्पणी कीजिए, इस पर कमेंट करना है आपको कि क्या है, इसमें पूरा डिस्कस कर सकते हो, अपनी कमेंट्री दो कि क्या है, ठीक है। इसमें आप क्रिटिसाइज भी करना है, अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखना है, ठीक है। और बॉडी पार्ट में क्या करना है, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, जैसे इंट्रोडक्शन बताई गई है बिल्कुल वैसे लिखनी है। फिर बॉडी पार्ट में याद रखना कि पहले तो आप टॉपिक डिस्कस करोगे, जो भी आपके, जैसे थ्योरी ऑफ स्लेवरी, बॉडी में 2 कंपोनेंट होते हैं। पहले होता है टॉपिक को डिस्कस कर लो, जो क्वेश्चन में डिमांड पूछी गई है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को डील करो। फिर सेकंड पार्ट में आप कोई क्रिटिसिज्म दे सकते हो, ओपिनियन दे सकते हो, कोई भी करंट के साथ में अगर आप उसको एसोसिएट कर सकते हो तो दे दो, नहीं तो क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिसिज्म दे सकते हो इस केस में, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पे ओपन कर देती हूँ तो ताकि आप लोग लिख पाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आपके पास में 10 मिनट है, लिख लीजिए इसको, उसके बाद देखेंगे इसको। इसको लिख करके आप अपना आंसर सबमिट करेंगे। आंसर कैसे सबमिट करेंगे सभी लोग, ग्रुप में आप सब एडेड हैं, कैम स्कैनर ऐप है आपके फ़ोन में, उसको डाउनलोड कर लेंगे। पेपर पे लिखिए अपना आंसर और फिर उसको फ़ोटो खींच करके कैम स्कैनर में पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप मुझे सेंड कर सकते हैं।
और टॉप पे अपनी जो शीट रहेगी आपकी, जैसे ये आपकी शीट है, तो कोशिश कीजिए, अभी आज तो पहली बार है लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार से इस तरीके की बाउंड्री बनाएं। इस पे यहाँ पर लिख दो यूपीएससी, इस फॉर्मेट में आदत डालो, नीटनेस पे ध्यान देंगे। दूसरी चीज़, अपना यहाँ पर नाम लिख देना उस शीट पे, सो दैट व्हेन आई चेक, मुझे पता हो कि मैं किसकी शीट चेक कर रही हूँ। ठीक है, अब ये करो, लिखो इसको। यू हैव 10 minutes राइट नाउ। चलो ऐसा है, पहली बार है आपका, 15 मिनट लीजिए आप। टेक 15 minutes एंड राइट इट डाउन। मेल नहीं करना है, ग्रुप में आप भेज सकते हो। कैम स्कैनर है ना आपके पास में, कैम स्कैनर से दो फोटो भी खींचते हो तो वो आपस में जॉइंट हो जाती है पीडीएफ में जब कन्वर्ट करते हो, तो उसको आप फिर शेयर कर दो सीधा टेलीग्राम ग्रुप में, मेल मत करो। ठीक है, तो आप ये लिखिए, आई एम जस्ट कमिंग।
यस, आप लोगों ने लिख लिया? लिख लीजिए, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। चलो ऐसा करना, इसको आप लिख लो, उसके बाद ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है? कल परसों तक व्हाट आई डू, हाँ 5 मिनट में लिख के शेयर कर दो। उसके बाद कल परसों तक मैं उसको इवेलुएट करके आपको दे दूंगी, ठीक है? दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट क्लास आपकी जॉन लॉक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हो सकता है 30 या 31 को मैं एक क्लास लूँ, ठीक है? अभी अभी यू वांट मी टू चेक? नहीं, मैं चेक कर दूंगी शाम तक। अभी मैं सुबह से एक्चुअली क्लासेस ले रही हूँ ना, मेरी थोड़ी देर में अभी एक 4 बजे भी क्लास है, तो मैं सोच रही थी कि बीच में मेरे को थोड़ा गैप मिल जाएगा, क्योंकि फिर लगातार वरना बैठे रहना पड़ता है, ठीक है? तो चेक कर दूंगी मैं शाम तक या कल तक। दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।